Welcome students. Today we will discuss regarding practice of federalism in India. See, फेडरलिज्म का प्रैक्टिस डिपेंड करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन पे, यानी फेडरलिज्म जहाँ है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी है, लीडर्स है, रूलिंग पार्टी है, वह जो उसको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही इनफ नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन खराब ही क्यों ना हो, अगर उनको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो वह कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन अगर बहुत अच्छा हो लेकिन उसको चलाने वाले लोग अगर खराब होंगे, उसको ऑपरेट करने वाले लोग, तो वह कॉन्स्टिट्यूशन भी और ख़राब हो जाएगा, वह कंट्री भी खराब हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही फेडरलिज्म के लिए एक इनफ क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा जो है क्राइटेरिया है, लोगों में फेडरलिज्म का स्पिरिट होना चाहिए, इमोशन होना चाहिए फेडरलिज्म के लिए, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने का स्पिरिट होना चाहिए। मीन्स पीपल लिविंग इन दैट कंट्री, रूलर्स or the political parties, leaders living in that country have respect for diversity, and the last desire for living together, एक साथ रहने का भावना होना चाहिए, तब जो है फेडरलिज्म प्रॉपर वर्क कर सकता है। तो इंडिया में जब हम फेडरलिज्म को देखते हैं तो 3 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, और भी बहुत सारा पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन 3 पॉइंट्स जो आपको बुक्स में पढ़ना है ना, वो जो है हम डिस्कस करेंगे आज। तो वो 3 पॉइंट है इंडिया में: लिंग्विस्टिक स्टेट्स, इंडिया का लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो हम देखते हैं वन बाय वन पॉइंट। देखिए, लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब क्या हुआ? लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब हुआ स्टेट्स का फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जब किसी स्टेट को, किसी रीजन को एक लैंग्वेज के बेस पे उसको पॉलिटिकली जो है सेपरेट कर दिया जाता है, तब हम उसको लिंग्विस्टिक स्टेट्स कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि 1947 में इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ, और जब इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया में कई एक स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। तो इस समय वैसा स्टेट का फॉर्मेशन किया गया जिसमें लैंग्वेज को एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया माना गया। मतलब कि स्टेट को इस प्रकार क्रिएट किया गया कि वैसे लोग जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं, जिनका लैंग्वेज सेम है, वह एक साथ रहें। इस तरह से फॉर्मेशन किया गया। लेकिन सारा स्टेट सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं था, कुछ ऐसा स्टेट्स भी था जिसको कल्चर के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे, ज्योग्राफिकल बेसिस पे ही बनाया गया, जैसे नागालैंड है। तो कुछ स्टेट आपका लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया, कुछ स्टेट का जो बनाने का रीजन था वह था कल्चर, एथनिसिटी, ज्योग्राफिकल रीजन, कुछ पॉलिटिकल रीजन, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे, क्योंकि हम सबसे पहले इंडिया का लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी अगर देखें तो इंडिया में 1300 से भी ज़्यादा लैंग्वेज है, मोर देन 1300 लैंग्वेजेज है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। और उसको अगर हम जब कई एक लैंग्वेज को ग्रुप करके भी बनाते हैं तो जो बहुत बड़ा लैंग्वेज है, जो बहुत बड़े पार्ट के द्वारा बोला जाता है, वह है मेजर 121 लैंग्वेज। तो इतने सारे लैंग्वेज के कारण इंडिया में बाद में लिंग्विस्टिक स्टेट्स का डिमांड बढ़ने लगा। मतलब जो भी थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, वे डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। आप बिहार में ही देख लीजिए, कहीं मगही है, मैथिल है, भोजपुरी है, ये सब अलग अलग लैंग्वेज है। ठीक है, तो अभी मिथिलांचल का जो है मांग उठने लगता है कभी कभी। ठीक है, कि मिथिलांचल जो एक अलग स्टेट बनना चाहिए। तो उसी तरह से उस समय भी लिंग्विस्टिक स्टेट्स का डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगा और यह तेजी पकड़ने लगा। एक धर्म कमीशन बनाया गया स्टेट्स को फॉर्म करने के लिए, और ये जो है साफ मना कर दिया कि स्टेट्स का फॉर्मेशन लिंग्विस्टिक बेस पे नहीं होना चाहिए, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव
कंफर्टेबिलिटी के अनुसार होना चाहिए। मतलब स्टेट को इस तरह बनाया जाए जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर हो, न कि लैंग्वेज के बेसिस पे, क्योंकि यह कंट्री को डिवाइड करेगा न कि यूनाइट करेगा। लेकिन 1953 में आंध्र प्रदेश जो है पहला स्टेट बना, इंडिपेंडेंस के बाद यह पहला स्टेट था जो लैंग्वेज बेसिस पे बना। ठीक है, ये लैंग्वेज के बेसिस पे 1953 में। इसका बनने का भी कहानी जो है अलग है। रिवॉल्यूशन हुआ, एक पोटी मुल्क है, वो जो है आपका लड़ते लड़ते जो है डिमांड करते करते फास्टिंग किए और लगभग 50 दिन के फास्टिंग के बाद उनका डेथ हो गया। तो जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया, और वायलेंट होने के बाद अंततः गवर्नमेंट को जो है आपको आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन करना पड़ा। 1953 में ही एक फजल अली कमीशन बनाया गया। इसको मेन काम सौंपा गया फजल अली कमीशन को कि स्टेट को कैसे फॉर्म करें। ठीक है, तो ये जो है अपना रिपोर्ट दिया 1956 में। ठीक है, और इसी रिपोर्ट के बेसिस पे आपका इंडियन पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहा गया। ठीक है, अब देखिए इस बेसिस पे इंडिया में 1956 में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटोरीज बनाया गया। अभी कितना स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज है ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो ये देखिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो है आप डिमांड एक समय था। ठीक है, और बाद में वैसा कई एक लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनते चला गया। 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटोरीज तो आपका 1956 में बनाया गया। इसके अलावा बाद में देखिए बम्बई, गुजरात जो है बम्बई से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो गुजराती और इधर आपका मराठी, और उसी तरह से जो है कई एक स्टेट्स को अलग अलग बनाया गया। आप देखिए अभी रिसेंटली जो है आपका 2000 में नवंबर 2000 में आपका 3 स्टेट्स बना, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग कर करके, और यह जो है उत्तर प्रदेश से अलग करके जो उत्तराखंड बना उसका बेस लैंग्वेज नहीं था, उसका बेस था उसका ज्योग्राफिकल रीजन। ठीक है, कि वह जो है आपका माउंटेनस रीजन है और ये जो है आपका प्लेन है। उसी तरह से बिहार से झारखंड को अलग किया गया, तो ये भी जो है आपका लिंग्विस्टिक रीजन नहीं था। यह था कि झारखंड जो है मिनरल्स एरिया है, वह जो है ट्राइबल एरिया है, तो उसका बेस था आपका ज्योग्राफिकल और एथनिसिटी कल्चर ट्राइबल एरिया। उसी तरह से मध्य प्रदेश को जो है आपका डिवाइड कर करके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बना दिया गया। तो यह भी जो है आपका लिंग्विस्टिक बेस पे नहीं था। ठीक है, उसी तरह से अभी रिसेंटली जो है आपका आंध्र प्रदेश को डिवाइड कर करके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बना दिया गया। तो ये स्टेट जो है आपका एक तरह से रिस्पेक्ट हो गया पीपुल के लिए, है ना, कि जो सेम कल्चर शेयर करते हैं, सेम ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं, ठीक है, सेम लैंग्वेज बोलते हैं, उनको जो है कुछ प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। तो आपका लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में देखते हैं कि इंडिया में लैंग्वेज के कारण जो है कई एक स्टेट बना है। ठीक है, तो क्या लगता है आपको, यह धीरे धीरे इंडिया को डिवाइड कर रहा है या यूनाइट कर रहा है? तो अगर हम देखते हैं एक्सपीरियंस कि ये जो स्टेट्स बनते गया है, 14 स्टेट्स से आज जो है 28 स्टेट्स हो गया है, तो यह जो इंडिया को और यूनाइट किया है, यह एक्सपीरियंस कहता है ना कि डिवाइड किया है। आज जो है लोगों में अलग अलग जो है आपका फीलिंग्स है कि हम जो है इंडियन है गुजराती है, हम जो है इंडियन है बिहारी है, इंडियन है बंगाली है, इंडियन है मलयाली है, ऐसा जो है फीलिंग्स। तो ये जो है इंडिया को यूनाइट किया है, और इसके अलावा जो है आपको एक रेस्पेक्ट प्रोवाइड किया है आपका कॉमन पीपल जो कॉमन लैंग्वेज शेयर करते हैं, कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया शेयर करते हैं, कॉमन कल्चर शेयर करते हैं। तो ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स है इंडिया को यूनाइट करने में हेल्पफुल रहा है। अब हम लोग देखते हैं इंडिया का लैंग्वेज पॉलिसी। देखिए अभी हम बताएं आपको कि इंडिया में मोर देन 1300 लैंग्वेजेज है, ये तो आपका 2011 का डाटा कहता है। इसके अलावा कुछ ऐसा लैंग्वेज है जो डाटा में नहीं आ पाया होगा। ठीक है, 2000 से भी ज़्यादा लैंग्वेज हो सकता है, एक जो है आपका रिसर्च करता है।
इसके अलावा जब हम कई छोटा छोटा लैंग्वेज को ग्रुप करते हैं, जैसे हिंदी, भोजपुरी, हरियाणवी, ये सब को जो है हिंदी में ही ग्रुप कर दिया जाता है, तब जो है फिर भी 121 मेजर लैंग्वेजेस इंडिया में है। ठीक है, 121। अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो इंडिया में जो है आपका हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। लेकिन हिंदी जो है आपका इंडिया का टोटल पॉपुलेशन का ओनली 40% जो पर्सन है उसी का मदर टंग है। यानी बाकी 60% लोग क्या करेंगे, उनका ऑफिशियल काम कैसे होगा। तब जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आपका उस समय एक प्रोविजन लाया गया कि 1965 तक जो है इंग्लिश को, जो पहले चलते आ रहा था ब्रिटिश के टाइम से, है ना, उसी को जो है ऑफिशियल पर्पस के रूप में जो है अडॉप्ट किया जाए 1965 तक। उसके बाद जो है स्टॉप करने का प्रोविजन था। लेकिन जब 1965 भी पार कर गया तब जो सदर्न स्टेट्स थे वह जो है डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे। ठीक है, उनका प्रोटेस्ट बढ़ गया कि इंग्लिश को जो है नहीं हटाया जाए, इंग्लिश को रहने दिया जाए। ठीक है, तब जो है आपका ये प्रोटेस्ट बढ़ने लगा तो इंडिया में जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज जो है को आप प्रोविजन किया गया, और इंडिया में हिंदी के अलावा आपका 21 और शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। 21 और शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। पहले 14 था, बाद में धीरे धीरे जो है जोड़ा गया। ठीक है, बाद में जो है अभी भी जो है डिमांड बढ़ते जा रहा है कि भोजपुरी को जोड़िए तो मगही को जोड़िए, अलग अलग लैंग्वेज का। लेकिन 14 था, बाद में जो है आपका डोगरी, उसके बाद आपका मैथिली, ये सब जो है बाद में जोड़ा गया, सिंधी जोड़ा गया। ठीक है, तो आप देखिए कि 22 जो है 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है इंडिया में, और इसके अलावा जितना भी लैंग्वेज है इंडिया में वह नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज में आता है। तो इस शेड्यूल्ड लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? शेड्यूल्ड लैंग्वेज का मतलब हुआ कि आपका यह लैंग्वेज जो है एज ए ऑफिशियल पर्पस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है यूज लाया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी एग्जाम होता है उसमें जो है यही 22 लैंग्वेजेज में आपका 22 में से कोई लैंग्वेजेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इंडिया में जो टॉप 5 लैंग्वेज है वो देखिएगा तो हिंदी है, सेकेंड नंबर पे बंगाली है, थर्ड नंबर पे मराठी है, फोर्थ नंबर पे तेलुगु है, फिफ्थ नंबर पे तमिल है। सोचिए, लेकिन इंग्लिश में जो है हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं। ऐसा क्यों? जबकि इंग्लिश जो है ओनली 0.02% ऑफ इंडियन है, उसका मदर टंग है। इसके पीछे क्या रीजन है? इंग्लिश जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज में भी नहीं है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यह एक क्वेश्चन मार्क लगाता है कि इंग्लिश जो है बहुत कम बोलने वाले लोग हैं, और यह जो है आपका इंडियंस का लैंग्वेज भी नहीं है। स्टिल वी आर यूजिंग इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पस। तो ये जो है एक कॉमन जो है आपका बॉन्ड क्रिएट करने के लिए इंग्लिश को अभी तक कंटिन्यू रखा गया है। ठीक है, अब देखिए हमारा आर्टिकल 343 कहता है कि हिंदी जो है इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। ठीक है, हिंदी इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। और उसके बाद यह भी कहता है आर्टिकल 345 में कि स्टेट्स, इंडिया में जो स्टेट्स हैं वह अपने ऑफिशियल काम के लिए सेपरेट लैंग्वेज रख सकते हैं। उसमें से या तो वह हिंदी को रखें या फिर स्टेट्स का कोई ऐसा लैंग्वेज रखें। ठीक है, या आपका जो लैंग्वेज कंफर्टेबल हो स्टेट्स के लिए, ऐसा जो है। तो स्टेट्स का अपना अपना अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, अब देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, आपका स्टेट गवर्नमेंट का पार्लियामेंट, ये सब का लैंग्वेज के लिए जो है आपका आर्टिकल 348 कहता है कि ये सब लैंग्वेज का ऑफिशियल वर्ड जो है वह होगा केवल इंग्लिश में। ठीक है, कब तक? जब तक पार्लियामेंट कोई प्रोविजन नहीं करे कि नहीं इंग्लिश में अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए कि जो भी स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज है वह उसको प्रमोट कर सकता है, अपना एग्जाम जो है उस लैंग्वेज में स्पेशली ले सकता है। तो ये है इंडिया का लैंग्वेज पॉलिसी। तो अगर हम देखते हैं कि इंडिया जो है लैंग्वेज पॉलिसी को अडॉप्ट करने में बहुत कॉशियस रहा है। कॉशियस करने का मतलब आपने
केस स्टडी में देखा कि श्रीलंका में लैंग्वेज को इम्पोज करने का कोशिश किया गया, जिसके कारण जो है वहाँ आपका वायलेंट फॉर्म हो गया, जो प्रोटेस्ट है वो वायलेंट फॉर्म में आ गया और बहुत सारे लोग मरे, ठीक है। लेकिन इंडिया जो है इस मामले में कॉशियस रहा और सब लैंग्वेज को उसी तरह रेस्पेक्ट दिया, ठीक है, जिस तरह से हिंदी को दिया। हालांकि हिंदी को जो है प्रमोट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपका प्रॉपर प्लान करते रहता है। उसके लिए एक राजभाषा कमीशन का भी जो है कमीशन भी जो है प्रेसिडेंट बनाता है ताकि हिंदी को प्रमोट किया जाए। हिंदी के लिए स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनता है, ठीक है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि हिंदी को प्रमोट करने का मतलब ये नहीं है कि हिंदी को लोगों पर इम्पोज किया जाए। वह हिंदी को प्रमोट कर रहा है ताकि जो है इंग्लिश का जो है यूज धीरे धीरे कम हो। हालांकि ऐसा होने का संभावना जो है पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इंडिया जो है इस मामले में कॉशियस रहा है ताकि आपका जो श्रीलंका का सिचुएशन है वो इंडिया में नहीं क्रिएट हो। सोच लीजिए कि अगर इंडिया में वैसा सिचुएशन क्रिएट होता तो जिस तरह से श्रीलंकन जो है आपका जो तमिल का डिमांड किया था, उसी तरह से इंडिया में भी कई एक कंट्री का डिमांड हो जाता और इंडिया कई एक कंट्री में डिवाइड हो चुका होता। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है ना। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल लैंग्वेजेस वी ऑल आर इंडियन, ये जो है इंडिया का कल्चर है। तो ये आपका इंडिया का लैंग्वेज पॉलिसी है। अब हम लोग देखते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस। देखिए सेंटर स्टेट रिलेशन क्या है कि फेडरलिज्म में सेंटर स्टेट रिलेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। क्योंकि यह जो है आपका पावर फेडरलिज्म क्या है कि पावर का शेयरिंग है आपका सेंटर और इसका रीजनल यूनिट के बीच। तो रीजनल यूनिट कौन है? स्टेट है, ठीक है। तब इसका रिलेशन अगर हम इंडिपेंडेंट के बाद देखेंगे तो इंडिपेंडेंट के बाद इंडिया में क्या हुआ कि सेम पार्टी, जैसे कांग्रेस था आपका सेंटर में भी, कांग्रेस था आपका स्टेट में भी, तब क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑटोनोमस नहीं था। ऑटोनोमस नहीं रहने का कारण क्या है कि सेम पार्टी जो है आपका सेंटर पर भी रूल कर रहा है और सेम पार्टी जो है स्टेट पर भी रूल कर रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वह सेंटर का समझिए एक छोटा सा ब्रांच था, उसी को फॉलो करता था, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि 1990 के बाद क्या हुआ कि रीजनल पार्टी जो है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो है यह आपका इसका जो है फॉर्मेशन होने लगा। बहुत सारा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का जो है आपका फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद इसी समय जो है कोलिशन गवर्नमेंट का एरा आया। कोलिशन गवर्नमेंट का एरा आने का रीजन था कि लोकसभा जो इलेक्शन हुआ उसमें क्लियर मेजोरिटी जो है कोई एक पार्टी को नहीं मिल पाया, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि जो पावर शेयरिंग था सेंटर में भी और स्टेट में, ठीक है, पावर शेयरिंग था सेंटर में भी और स्टेट में भी, उसमें जो है रीजनल पार्टी जो है का शेयर बढ़ने लगा। तब जो है आपका जो सेंटर लेवल पे जो आपका गवर्नमेंट था वह स्टेट का भी रिस्पेक्ट करने लगा। अब देखिए होता क्या था, जब सेम पार्टी सेंटर और स्टेट रूल करता था तब तक तो स्टेट सही रहता था, लेकिन जैसे ही स्टेट में पार्टी चेंज होता था तो सेंटर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज कर करके वहाँ इमरजेंसी लगा देता था। इमरजेंसी करने का मतलब प्रेसिडेंट रूल जो आर्टिकल 356 में लगता है, और वहाँ के गवर्नमेंट को जो है आपका खत्म करवा देता था, आपका डिजोल्व करवा देता था जो आपका लोकल पार्लियामेंट था, मतलब लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली इसको आप कर लीजिए। तो इसके कारण जो है गवर्नमेंट जो है अनस्टेबल रहता था, ठीक है। लेकिन 1990 के बाद यह सिनेरियो चेंज हुआ और इसका कारण था रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का जो है फॉर्मेशन और उनका जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेशन। इसके कारण बहुत ज़्यादा जो है आपका जो भी आपका नया रीजनल पॉलिटिकल पार्टी आप देख रहे हैं, चाहे वह जनता दल यूनाइटेड हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सब जो आपका रीजनल आज जो है आपका एक नेशनल पार्टी के रूप में भी बहुत सारा उभर चुका है। आपका डीएमके है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ठीक है, और भी बहुत सारा रीजनल पार्टी है। ये सब जो है 1990 के बाद ही जो है आपका राइज किया है, और इस सब पार्टी के राइज के करने के कारण जो है आपका सेंटर में यह जो है पावर शेयर किया, और पावर शेयर करने के कारण सेंटर का जो गवर्नमेंट है, सेंटर का जो पॉलिटिकल पार्टी है, वह स्टेट को भी रेस्पेक्ट देने लगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है आपका जजमेंट दिया कि
जो आपका स्टेट्स का गवर्नमेंट का, स्टेट्स का लेजिस्लेटिव असेंबली को जो डिजॉल्व करवाया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज कर करके, वह मिसयूज करना जो है बंद हो गया धीरे धीरे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उस डिसीजन को चैलेंज किया जाने लगा। तब जो है बिना कोई प्रॉपर विजन के जो है आपका ये जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का डिजॉल्वेशन है वो बंद हो गया। ठीक है, तो ये जो है सेंटर स्टेट रिलेशंस, तो इसके कारण आज जो है इंडिया ज़्यादा आपका यूनाइटेड फॉर्म में है। और जो फेडरलिज्म जो आपका 1947 के टाइम में था उससे ज़्यादा आज रिलेवेंट है फेडरलिज्म। कारण है कि आज जो है सारा स्टेट को वो रिस्पेक्ट मिल रहा है, सारा स्टेट जो है सेंटर में अपना पावर शेयर कर रहा है। वैसे भी पावर शेयर करता था आपका जो अपर हाउस ऑफ आवर पार्लियामेंट है उसके थ्रू, काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको कहते हैं, लेकिन वो जो है आपका नॉमिनल पावर था। अब जो है रियल पावर आपका रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का जो मेंबर है वो शेयर करता है। और यह जो डाइवर्सिटी, चाहे वह पार्लियामेंट हो चाहे वह स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, वहाँ बढ़ गया है। अब जो है इंडिया में एक यूनिटी आया है। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। और यह जो है हमको बताता है कि किस तरह से इंडिया में आपका बाय द टाइम आज जो है हम लोग जिस एरा में हैं, बढ़ते बढ़ते फेडरलिज्म जो है आज एक मजबूत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में। ठीक है, थैंक यू।